साथियों नमस्कार। सूर्य नगरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। साथियों आज हम लोग रीट लेवल 1 में गणित विषय की कक्षाओं का आयोजन शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथी भाई जगदीश है। ये आपको गणित का पूरा पाठ्यक्रम करवाएंगे। जैसा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तब से ही आपको सूचित किया था कि रीट पात्रता का संपूर्ण कोर्स हम लोग इस डिजिटल माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग रीट L1 में गणित की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। गणित विषय को भाई का काफ़ी अनुभव है गणित विषय में, और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 16 घंटे में पूरा करवा लेंगे। एक पूरी कार्य योजना बनाई गई, उस योजना के तहत संपूर्ण पाठ्यक्रम को विधिवत रूप से टॉपिक वाइज आप तक पहुंचाया जाएगा। टॉपिक करवाते वक्त साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, और जो ही एक टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में अब तक जितनी सारी रीट की परीक्षाएं आयोजित हुई है उन परीक्षाओं में जितने ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको एक एक अलग अलग कक्षा के अंदर समाधान करवा लेंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस और अधिक हो जाएगी, और जो ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद में खूब सारे MCQ के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, और भाई के पढ़ाए हुए में से अधिकतर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जब 27 फरवरी 2025 को आप परीक्षा देकर एग्ज़ाम हॉल के बाहर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन है वो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए गए थे, और आप भी खुद अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा एक सही जगह पर पढ़ा, एक सही रणनीति में पढ़ा, सही जगह पर हमने प्रैक्टिस की, और एक विषय को पढ़कर जिस अंदाज से आप लोग पात्रता पास करेंगे उसी अंदाज से आप लोग रीट मेंस में भी चयनित होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द भावी शिक्षक से शब्द हटाकर केवल अध्यापक बन जाएंगे या शिक्षिका बन जाएंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं माइक्रोफोन सौंपता हूं भाई जगदीश को। वो आपको बहुत अधिक मेहनत करवाएंगे। फिर एक बार पूरा टॉपिक करवा लेते हैं तो फिर लगता है कि MCQ करवाएं, तो फिर MCQ के माध्यम से खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे लगभग परीक्षा का प्रश्न है वो गणित का आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आप शुरू कीजिए। ओके, धन्यवाद। ओके। तो साथियों, बिना टाइम गवाए हम लेवल 1 की जो गणित है उसको पढ़ना आरंभ करते हैं। तो उसी में जो हमारा पहला टॉपिक है 1 से लेकर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, वो आज हम शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक 1 से लेकर 1 करोड़ तक की 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। कुल मिलाकर आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। संख्या पद्धति, इसमें संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ संख्याएं सम है, कुछ विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, संयुक्त, उन सब के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो संख्या पद्धति, और आपको जानकारी होगी संख्या क्या होती है, गणना का आधार होती है। वस्तुओं की गणना करने के लिए संख्याओं का निर्माण हुआ, तो संख्या होती है गणना का आधार। और संख्या का निर्माण अंकों से होता है। संख्या का निर्माण अंकों से होता है, और टोटल अंक होते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल कितने अंक है, 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण हुआ है। तो हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति। अब हम इन्हीं 10 अंकों को इधर उधर फेरेंगे, प्राकृत में, पूर्णांक में, उसमें ये चलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है वास्तविक संख्याएं, और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई नेगेटिव का अंक, 0, पॉजिटिव का भी कोई अंक,
परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और भी दशमलव, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे अंक। दूसरी है काल्पनिक संख्या जो वास्तविक में नहीं होती है, वो होती है वर्गमूल के अंदर जो कुछ भी ऋणात्मक अंक आते हैं ना, वे सब किस में आएंगे? काल्पनिक संख्याओं में आएंगे। ये जो सिंबल है ये है ऋणात्मक संख्याओं का, नेगेटिव से, नेगेटिव नंबर्स, तो उसको मैंने लिख दिया नेगेटिव। और वर्गमूल के अंदर चाहे कौन सी भी संख्या हो, जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट वर्गमूल -5, वर्गमूल -7, ये सारी की सारी संख्याएं वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। और यहीं से पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन के तैयार हो गया कि निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। आपके लेवल 1 में यहीं से एक प्रश्न आ जाएगा जिसमें इसमें से कोई ऑप्शन दिखेगा आपको और बाकी सारे ऑप्शन इसमें से होंगे। तो वास्तविक संख्या वहां आप बता दोगे, जो कुछ भी भाई नेगेटिव अंक है, जीरो है, पॉजिटिव की कोई संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, दशमलव है, वो सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो अब हम वास्तविक संख्याओं को भी आगे और भागों में बांटते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ये आगे दो भागों में डिवाइड होता है, जिसका पहला भाग है पूर्णांक संख्याएं, इनमें क्या होगा? पूरा पूरा अंक होगा। और दूसरा है दशमलव, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव। पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा कि नेगेटिव का कोई अंक आएगा, जीरो आएगा और पॉजिटिव का कोई अंक आएगा। कहने का मतलब कोई ऋणात्मक अंक आएगा, जीरो आएगा और धनात्मक अंक भी आएगा। वो सारे के सारे अंक किस में आएंगे? पूर्णांक संख्याओं में आएंगे। दूसरा है दशमलव संख्या, इसमें क्या होगा? 0.5, 0.33, 2.33, ये सारी की सारी संख्या किस में आएगी? दशमलव में आएगी। अब जो पूर्णांक संख्या है इसको आगे और भागों में बांटा गया है कि जो 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 2 का भाग जाता है जिनमें नहीं जाता है, जिनके 2 ही गुणनखंड है, जिनके 2 से अधिक है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं का जो पहला प्रकार है, पहले तो पूर्णांक संख्याओं के उदाहरण दे दूं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा कि देखो, माइनस की बहुत सारी संख्या है, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और भी पॉजिटिव के बहुत सारे अंक, ये सारे के सारे किस में आएंगे? पूर्णांक संख्याओं में आएंगे। और दशमलव संख्याओं को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो शांत और एक अशांत, शांत और अशांत, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। शांत में क्या होगा कि जैसे कोई अंक है, आप लिख रहे हो 2/5, 2 के अंदर आप 5 का भाग दे रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। तो अब भाग दिया आपने तो भाग 4 के बाद शांत हो गया, मतलब जैसे आपने दशमलव लगाया तो 20 में 5 का भाग 4 बार गया। अब ये भाग बार बार जा नहीं रहा है। अशांत में क्या होगा कि भाग बार बार जाते जाएगा, 2.3333, ऐसी बहुत सारी संख्या है जिनमें ऐसे भाग जाता रहता है। और अशांत को भी आगे दो भागों में बांटा जाता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती में क्या होगा कि एक ही अंक बार बार आएगा, और अनावर्ती में क्या होगा कि एक अंक का रिपीटेशन नहीं होगा, ऐसे ही अलग अलग बार अंकों में आते जाते रहेंगे। तो हमने पढ़ा अब तक जो संख्या पद्धति है उसको, संख्याओं को दो भागों में बांटा हमने, एक तो वास्तविक संख्या है और दूसरी काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं को भी आगे हमने दो भागों में बांटा है, एक तो पूर्णांक संख्या है और एक दशमलव संख्या है। अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने देख लिया कि जो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव के जो सारे के सारे अंक है वो किस में आ जाएंगे? पूर्णांक में आ जाएंगे। और दशमलव में क्या होगा कि दशमलव में ऐसा होगा, चलो फिर अब हमने पूर्णांक के बारे में देख लिया। पूर्णांक के बाद संख्याओं का प्रकार, दूसरा प्रकार आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे कहा जाता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स
कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसी संख्या है जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। वो किस में आएंगी? पूर्ण संख्याओं में आएगी। लिखो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो वो सारी संख्या किस में आएगी? पूर्ण संख्याओं में आएगी। जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारी की सारी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। और इनका जो प्रदर्शन होगा वो होगा कैपिटल W से। अगला प्रकार है संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत 0 से होती है और इन्हें इंटीजर होल नंबर कहा जाता है और इनका प्रदर्शन W से होता है। अगला प्रकार है हमारा, वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, और जिन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृत संख्या क्या होगी कि ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत 0 से हुई वो तो हो गई पूर्ण संख्या, और जिनकी शुरुआत 1 से होगी वो क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जिनकी शुरुआत 1 से होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। और जैसे देखो 1, 2, 3, 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सारी की सारी संख्या किस में आएगी? प्राकृत संख्याओं में आएगी। और इनका जो प्रदर्शन होगा वो होगा कैपिटल N से। प्रदर्शन होगा कैपिटल N से। आगे देखो, हमने अब तक संख्याओं का जो वास्तविक संख्या है उसी में पूर्णांक संख्या है और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पढ़ा है। अगला प्रकार आता है हमारा, वो आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो स्वयं व एक से विभाजित होने वाली संख्या, स्वयं व एक से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखो, जैसे हम शुरुआत करते हैं 1 से, क्या 1 में एक और इसके अलावा किसी और का भाग जाता है? नहीं ना। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और इसकी एक कंडीशन ये भी है कि इसमें कम से कम किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होंगे ही। 2 गुणनखंड तो होंगे ही। अब 1 में तो 1 का भाग जाता है, तो 1 का गुणनखंड 1 ही है, तो 1 है, इस वजह से ये क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। और अगला देखो 2। 2 में देखो आप, 2 में 2 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इस वजह से 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर देखो आप 3। 3 में 3 का और 1 का, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। और देखो आगे आप 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी बहुत सारी ये संख्या हैं जिनमें स्वयं का और 1 का भाग जाता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये सब कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लेवल 1 में पिछली बार आया भी है और आगे भी आएगा। इसमें क्या पूछा जाता है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनकी गणना हमें करनी पड़ेगी। आप ऊपर देखो, उदाहरण दिया हमने 2, 3, 5, 7, तो 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्याएं 4 होती है। अगला प्रश्न देखो, 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं, और वो होती है, आपने देखा 1 से 10 तक तो कितनी होती है? 4, और 1 से 20 तक और ये 4, तो 4 + 4 8। अगला सवाल, 1 से 30 तक कुल अभाज्य संख्या होती है,
तो वो हो जाएगी आपके, यहाँ पे देखो 20 तक तो कितनी हुई 8, और 30 तक के लिए 2 और ऐड कर लो, 8 और 2 10, तो 1 से 10 तक तो 4, 1 से 20 तक 8 और 1 से 30 तक 10। तो अगला और भी आते हैं इसके बारे में सवाल, देखो 1 से 30 तक ही सीमित नहीं होता, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, और वो होती है 15। अगला देखो 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं, और वो होती है 21। अगला 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, और वो होती है 25। आप देख सकते हो ये सारी की सारी संख्या है अभाज्य संख्या है। 1 से 10 तक कुल कितनी है 4, और 1 से 20 तक, सॉरी 11 से 20 तक तो 4, तो 1 से 20 तक पूछे तो 4 + 4 8, और ये देखो 1 से 30 तक तो 8 में 2 और ऐड कर लो 10, और 1 से 40 तक तो 2 और ऐड कर लो 12, और 1 से 50 तक तो 3 और ऐड कर लो 15। तो इस प्रकार से कौन से भी अंतराल में आपको अभाज्य संख्याएं पूछी जा सकती है। तो आप ये देख लो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और आगे देखो अगली क्लास। तो अब तक हमने पढ़ा है संख्याओं का प्रकार, उसमें हमने देखा है विशेष रूप से वास्तविक संख्या, वास्तविक में भी पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्या फिर पूर्ण संख्या, प्राकृत, और अब हमने देख लिया अभाज्य संख्या। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे भी जाएंगे। अगला प्रकार जो है वो है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जिन्हें कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो अब भाज्य संख्या क्या होगी, आपने कहा अभाज्य संख्या तो वे संख्या है जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाता है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी कि ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का भाग जाता है, स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है, और भी संख्याओं का भाग जाता हो या और भी संख्याओं से विभाजित होती हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, भाज्य संख्या कहा जाएगी। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी, देखो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 9 है। 4 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है। आप देखेंगे कि ऐसी संख्या है जिनमें खुद का एक का और भी किसी संख्या का भाग जाता है। देखो जैसे संख्या 4 है, तो 4 में आप देखोगे 4 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, और इसके अलावा एक संख्या और है 2 का भाग जाता है इसमें। देखो तो अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो भाज्य संख्या होगी उनके जो गुणनखंड होंगे वो किससे अधिक होंगे, 2 से अधिक होंगे, क्योंकि जिनके गुणनखंड 2 होंगे वो तो क्या होगी, अभाज्य संख्या, और जिनके 2 से अधिक होंगे वो क्या होंगी, भाज्य संख्या। तो लिखो इनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। अब देखो एक हम प्रश्न लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है उसी पर आधारित है। प्रश्न है निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है। बताओ 2, आपने पढ़ा कि सर 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कई भाग है भाई, पूर्ण हो सकती है, प्राकृत हो सकती है। और 0 आपने पढ़ा सर या तो पूर्णांक होगी या क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी, तो ये भी वास्तविक का भाग है। और आपने देखा -√7, तो ये आपने पढ़ा काल्पनिक संख्याओं में, काल्पनिक संख्याएं उनमें पढ़ा था हमने √-7। और अगला है पाई,
पाई होता है अपरिमेय संख्या, जो अब आगे पढ़ेंगे हम। और ये अपरिमेय संख्या किसका भाग होती है? वास्तविक संख्या का ही भाग होती है। तो इसमें आप देखोगे ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक। तो जो वास्तविक नहीं है तो वो है ऑप्शन बी, ब। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। अगला सवाल देखो। पूर्ण संख्या है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? कि ऐसी संख्या है जिनकी शुरुआत 0 से होती है। तो देखो सबसे पहले आप, पहला है -3। क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये क्या है? ये एक पूर्णांक संख्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है। अगला है 5 आयोटा। तो 5 आयोटा, आपने आयोटा कहाँ पढ़ा था? काल्पनिक संख्याओं में पढ़ा था। तो ये तो काल्पनिक संख्या का भाग है, ये काल्पनिक संख्या है। अगला 0, तो 0 है क्या है? पूर्ण संख्या है। और आगे है 3.5 मतलब दशमलव, तो ये तो पूर्णांक संख्या का ही भाग नहीं है, तो पूर्ण तो कहाँ से होगी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स इज द राइट आंसर। अगला सवाल। अब हम आगे संख्याओं का प्रकार को ही आगे बढ़ाते हैं, और उसमें हम प्रकार लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स पढ़ते हैं हम। तो इवन नंबर्स वे होते हैं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है। अर्थात सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित, उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे देखो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी बहुत सारी संख्याएं। ये सारी की सारी ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है। अगला प्रकार देखते हैं, सम देख लिया। सम के बाद आएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं और ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ये क्या होते हैं? तो आपने सम में तो पढ़ा ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो विषम में आप क्या होगा कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? विषम संख्या कहा जाएगा। जैसे देखो आप 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारी की सारी ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, अर्थात ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अगला देखो, अब हम अगला प्रकार पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं जिन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हम p/q के रूप में लिखते हैं ना, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। तो किसी भी संख्या का p/q रूप क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, q का मान क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया, अर्थात हर में 0 आ गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? उसका जो आंसर होगा वो होगा अनंत, अर्थात वो अपरिभाषित हो जाएगी। तो इस वजह से p/q रूप और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे देखो आप -1/2, 1, 2/3, 5/7। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है कि -1/2, 2/3, 5/7 ये तो हमें दिख रही है किस रूप में? p/q रूप में। लेकिन एक इसमें दिख नहीं रहा है। तो प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक संख्या होती है ना, उसके जो हर में होता है 1 हमेशा सदैव विद्यमान होता है। तो ये 1 नहीं, 1/1 है, तो इस वजह से ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगला प्रकार आता है संख्याओं का अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्याएं कहा जाएगा। p/q रूप नहीं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। जैसे देखो आप
जैसे √3, 2 + √3, √5, 6√3, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम p बटा q रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। अगला देखो, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म संख्याएं। अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्या एक ऐसी संख्या होती है कि ये दो संख्याओं का एक पेयर होता है, जोड़ा होता है, और उनमें ये खास बात होती है, उन दोनों का अंतर सदैव क्या होता है, 2 का होता है। और होती क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या होती है, और अंतर सदैव कितना होता है, 2 का होता है। अंतर 2 का होता है। जैसे देखो 3,5, 5,7 और 11,13। आप देखोगे कि 3 और 5 का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। 5 और 7 का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। 11 और 13 का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। इस वजह से ये जो सारी की सारी युग्म है वो कौन सी युग्म है, अभाज्य युग्म है। और इस पर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपके लेवल 1 में आ सकता है वो ये है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या, कुल अभाज्य युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, और वो होती है कितनी, 8। आप 1 से 100 तक ऐसी संख्याओं का युग्म बनाएंगे ना, तो कितनी संख्या होगी, केवल 8 ही युग्म बनेंगे अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें उनका अंतर कितना होगा, 2 का होगा। अब हम देखते हैं संख्याओं का अगला प्रकार, वो है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये क्या होगी, ये भाज्य भी होगी और अभाज्य भी होगी। पहली बात तो ये है, ये भाज्य संख्या भी होगी इनमें और अभाज्य संख्या भी होगी। लेकिन इनकी खास बात क्या होगी, ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होगी, दोनों आपस में विभाजित नहीं, आपस में विभाजित नहीं होगी। अगला है कि इन दोनों की एक और खास बात होगी कि दोनों संख्या, जैसे a और b दो संख्या है, तो ना तो a में b का भाग जाएगा और ना ही b में a का भाग जाएगा, और ना ही ऐसी कोई और संख्या होगी जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। कोई अदर संख्या सी, उसका भी भाग इनमें नहीं जाएगा। तो ये जो a और b है वो क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखो, आप देखोगे 6,7, यह एक सअभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि आप देखोगे ना तो 6 में 7 का भाग जाता है और ना ही 7 में 6 का भाग जाता है, और ना ही ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 6 में जाता है और 7 में भी जाता है। और जैसे आप लोगे 6 और 9 ले लिया जैसे आपने, तो आप देखोगे कि 6 में 2 का भाग जाता है जबकि इनमें 9 में नहीं जाता, लेकिन 6 में 3 का जाता है लेकिन 9 में भी 3 का जाता है। इस वजह से ये जो 6,9 है ये क्या नहीं है, सअभाज्य युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें एक और संख्या जो 3 है उसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है। इस वजह से ये सअभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखो, अगला आता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या जिसे कहा जाता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ये क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के योग के बराबर, मतलब ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, संपूर्ण संख्या कहा जाएगा। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर, जैसे आप देखोगे एक है संख्या 6, तो
6 के बारे में विचार करो। 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? मतलब गुणनखंड ऐसी संख्या है जिनका भाग इनमें जाता है, उस संख्या से छोटी संख्या है जिनका भाग उनमें जाता है, वे सारे के सारे उसके क्या है? गुणनखंड है। तो 1 का भाग 6 में जाता है, 2 का भाग 6 में जाता है, 3 का भाग 6 में जाता है। आपको कि सर 6 का भाग भी तो 6 में जाता है, लेकिन यहाँ 6 को इन्वॉल्व नहीं करना है। आपको केवल उस संख्या से छोटी संख्याओं को ही, छोटे गुणनखंड, उस संख्या से छोटी संख्याओं के गुणनखंड के बारे में ही सोचना है। तो आप देखोगे 1, 2 और 3 इस संख्या से छोटे हैं और इसके गुणनखंड भी है। तो अब आप इसका योग करके देखो, 1 + 2 + 3, तो कितना है इनका योग? 6। तो 6 के गुणनखंडों का योग भी 6 के बराबर है। तो इस वजह से ये क्या है? संपूर्ण संख्या है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में लेवल 1 में आ सकते हैं कि एक अंक की संपूर्ण संख्या है, एक अंक की संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, तो वो कौन सी होगी? 6 होगी। क्यों होगी? कारण आपको पता है कि इसके गुणनखंडों का योग इस संख्या के बराबर है। अगला सवाल ये भी आ सकता है, 2 अंक की संपूर्ण संख्या, 2 अंक की संपूर्ण संख्या है, तो 2 अंक की जो संपूर्ण संख्या है वो है 28। कैसे? देखो, आप सोचो 28 के बारे में। 28 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग जाता है, फिर 5 का नहीं, 6 का भाग नहीं जाता है, 7 का भाग जाता है और 8 का भी नहीं जाता है, 9 का नहीं जाता है, 10 का, 11, 12, 13, सीधा किसका भाग जाता है? 14 का भाग जाता है। अब ये जो है ना, ये सारे के सारे 28 के क्या है? गुणनखंड है। तो अब आप इनका योग करके देखो, क्या इनका योग 28 के बराबर आ रहा है? आप देखो कि 1 और 2 कितने हुए? 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 14 और 14 कितने हो गए? 28। तो इनके गुणनखंडों का योग इस संख्या के बराबर आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो चलो, अब तक हमने जो पढ़ा है वो हम एक ही पेज पर देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा संख्याओं का प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक, और वास्तविक के भी आगे 2 प्रकार, पूर्णांक और दशमलव। फिर हमने देखा पूर्णांक के बारे में, इंटीजर नंबर। क्या थे इंटीजर नंबर? कि ऐसी संख्या है जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मतलब ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक तीनों रूप में होती है। नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और उसका प्रदर्शन किससे होता है? आई से होता है। अगला हमने पढ़ा था होल नंबर्स, पढ़ा था पूर्ण संख्या, कि ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत किससे होती हो? 0 से होती हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। यह है सारी की सारी पूर्ण संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, कि ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या है। अब इन पर आधारित आपका एक प्रश्न आ सकता है। क्या आ सकता है? देखो, ऐसा आएगा कि 2 स्टेटमेंट आ सकते हैं ऐसे, ट्रू फॉल्स वाले। क्या? या ऐसा नहीं, उसको बना लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। दूसरा कथन ये है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन। तो निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन है। तो उसमें आपको पूछ लेगा केवल कथन केवल एक, बी ऑप्शन, केवल ऑप्शन सेकंड, सी ऑप्शन दोनों, और डी ऑप्शन कोई नहीं। देखो, अब आप देखोगे पहला कथन क्या कर रहा है कि जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो अब आप देखो पूर्ण संख्या कहाँ है? ये है। क्या
ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं इनमें आती है। आप देखोगे यहाँ इससे आगे आती है 0, 1, 2, 3, ये जो सारी की सारी पूर्ण संख्या किन में आती है? पूर्णांक संख्या में आती है। तो पहला कथन तो क्या है? सही है। दूसरा कथन है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो सभी पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये जो है वो ये होते हैं। तो आप देखोगे कि भाई इसमें जो 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो इस वजह से जो सभी पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। जबकि इसका विपरीत कथन सही है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, ये हो सकता है। आगे देखो, तो हमने ये संख्याओं का प्रकार देख लिया। ये था सारा का सारा प्रकार वास्तविक संख्याओं का। दूसरा आता है इसमें वास्तविक संख्याओं में भी दूसरा है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्या क्या होती है कि जो पॉइंट में होती है 1.5, 2.3, 7.4, ये सारी की सारी क्या है? दशमलव संख्या है। अब इन दशमलव में ऐसी भी हो सकती है, पॉसिबल है। देखो 3.33333 और ये 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा होता है। और भी होती है कि 1.7, 3, 2, 1, 4, 5, जिसमें अंक का रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये सारी होती है दशमलव। और दशमलव को भी आगे कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं शांत दशमलव में कौन सी आएंगी कि जिनमें भाग देने के बाद भाग पूरा जाए चला गया। जैसे देखो, जैसे एक संख्या है 1/5, तो इसमें आपने भाग दिया तो भाग गया नहीं तो दशमलव। फिर 10 में 5 का भाग 2 बार। अब इससे आगे भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अशांत में क्या होगा? भाग कंटिन्यूली चला जाएगा। जैसे 22/7 है, अब आप इसमें भाग दे रहे हो तो 3.14 और भी आगे जाता जाएगा। तो ये क्या है? अशांत है, मतलब रुक नहीं रहा है। और शांत में क्या है? रुक रहा है। तो जो रुक रहा है वो तो शांत, नहीं रुक रहा है वो क्या है? अशांत। अब नहीं रुकने के भी 2 प्रकार है, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। अब आवर्ती में क्या होगा कि एक ही अंक बार बार आ रहा होगा और अनावर्ती में एक ही अंक बार बार नहीं आ रहा होगा। आवर्ती में जैसे 1.3333, तो ये तो है आवर्ती। अनावर्ती में क्या होगा? 1.732 4 5 1 7, ऐसे ऐसे अंक आते जाएंगे। तो जिसमें अंक का रिपीटेशन होगा वो आवर्ती और एक अंक का रिपीटेशन नहीं होगा वो क्या होगी? अनावर्ती होगी। अब इन पर भी एक प्रश्न बनता है कि ये तो भाई परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, और इनमें देखना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। तो आप देखोगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1.3 बार, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। तो ये संख्या होती है ना, ये होती है परिमेय, और ये भी होती है कौन सी? परिमेय। और ये फिर ये परिमेय नहीं है तो ये फिर क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ लिखा ध्यान देखो, जो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और जो आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये दोनों होंगे किसमें? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब इन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। लेकिन जो अनावर्ती अशांत दशमलव है उन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। अनावर्ती अशांत दशमलव ये P/Q रूप में नहीं होगा, तो इस वजह से ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब हम सीखेंगे कैसे एक शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। शांत दशमलव संख्या है और उसे किस में बदलना है? परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। तो आपके पास शांत दशमलव होगा जैसे 2.2.5,
तो इसे बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर जो है उसको एज इट इज लिख दो, अंश को एज इट इज बना दो। अब ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाना है, तो मैंने आपको कहा किसी भी संख्या के अंश हर में एक तो होता ही है, तो एक तो ये आ गया, 25 का 25 और 1 का 1 लिख दिया। अब आपको ये दशमलव हटाना है, तो ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना जीरो है वो हर में आएगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो हर में भी एक जीरो। अगर कोई संख्या है 3.3.25, अब इसको आपको परिमेय रूप में लिखना है, तब आपको 3 2 5 325 तो ऊपर एज इट इज हर प्रत्येक संख्या के बट्टों में एक तो होता ही है, तो ये एक तो आ गया। फिर अब आपको ये दशमलव हटाना है, तो आप दशमलव हटा रहे हो और आप गिनो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे भी कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। ये तो हुआ शांत दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में बदलाव। दूसरा है अशांत जो बटा आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या का किसमें रूपांतरण, परिमेय संख्या में रूपांतरण, परिमेय संख्या। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने लिखा 1.33333, ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव। इसको मैं आगे एक्सटेंड करके लिख सकता हूँ 1.3 बार। कहने का मतलब 3 है, वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ। अब इसका परिमेय रूप कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो ऊपर है उसको एज इट इज बना दो, ये बन गया 13। अब 13 हो गया, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको हटा दो, तो 1 पर बार नहीं है तो 1 को हटा दिया। अब जो हर में क्या आएगा कि जितनी बार बार आया है वो उतनी बार हर में लिखना पड़ेगा 9 नंबर, तो 1 बार बार तो 1 9, तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे 13 में से 1 गया 12/9, तो 1.3 बार है, तो उसका जो परिमेय रूप है वो क्या है, 12/9। अगला हमने जो संख्याओं का प्रकार है वो तो लगभग पूरा देख लिया, वास्तविक संख्या है और वास्तविक में भी वो पूर्णांक और दशमलव, सारा हमने देख लिया। अब हमारा इसी टॉपिक में एक है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान। अब देखो स्थानीय मान और जातीय मान, तो अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई संख्या है ABCD, जैसे कोई संख्या है ABCD। अब इसमें आपको अगर D का पूछे स्थानीय मान, D का स्थानीय मान आपको बताना है D कौन से स्थान पर आया है, तो स्थानीय मान इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे, हजार पे, तो आप देखोगे D इकाई स्थान पे, तो D का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और इसका जो जातीय मान होता है वो होता है भाई ये है क्या, इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, उसका जातीय मान है कोई भी, तो D की आइडेंटिफिकेशन क्या है, D है। अगर कोई अंक 1 है तो 1 का जातीय मान 1, 2 है तो 2 का जातीय मान 2, 3 है तो 3 का जातीय मान 3। किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है, और स्थानीय मान ये बताता है संख्या कौन से स्थान पर आई है। अगला जैसे देखो आपको बताना है C, तो C का जो स्थानीय मान होगा, तो C कौन से स्थान पे आया है, सैकड़ा पे आया है, सॉरी दाई पे आया है, तो दाई अंक। C का स्थानीय मान क्या है, दाई अंक। अब मैंने यहाँ ABCD लिख दी, इसके स्थान पर हम एक अंक कोई संख्या लेके समझते हैं। जैसे देखो संख्या समझते हैं 4 2। अब इसमें आप देखो 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान 2 है, स्थानीय मान 2 है। अब जातीय मान का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो संख्या है वो खुद क्या है, जातीय मान है, तो हम सिर्फ स्थानीय मानों को देखेंगे। अब देखना है 4 का स्थानीय मान। अब बताओ 4 कौन से स्थान पे आए, दाई के स्थान पे आए, तो 4 को दाई का स्थान बनाओ 4, और 4 के अगर स्थानीय मान की एक ट्रिक भी यही है कि जो अंक आए उसको उठाओ और फिर देखो उसके बाद कितने अंक छूटे उतने जीरो लगा दो। अब 4 से पहले कितना अंक आया, 1, तो 1 0। अगर आपको पूछे 5 का स्थानीय मान, तो 5 से पहले देखो कितने अंक आए, 2 अंक, तो 2 0। ऐसे और भी 7 का पूछे तो 7 से पहले 3 अंक, तो 3 0। और 3 का पूछे तो 3 से पहले कितने अंक आए, 4 अंक, तो 4 0। और 1 का पूछे तो 1 से पहले कितने अंक आए,
5 तो 5 जीरो, तो ये होता है उसका स्थानीय मान।